रहे हैं उसमें 2013 का सेट 2 के हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका है ये आपका एग्जाम्पल जो 10वां चैप्टर है उसका ये एग्जाम्पल है। आइए देखिए इसको। तो इसमें आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो 10वां चैप्टर जो है उसका ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। तो देखिए ज़रा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्शरेखाएं टी पी और टी क्यू खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू जो है बराबर दुगना है ओ पी क्यू का, इसका ये दुगना है। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो ये आपका एग्जाम्पल है। तो देखिए ज़रा इसको, और इसमें चित्र आपको दिया हुआ है। तो चित्र में फिर बना के दिखा देता हूँ आपको। तो सवाल पहले आप ढंग ढंग से समझ लीजिए इसको। थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि 10वां चैप्टर और छठा चैप्टर थोड़ा मुश्किल ही लगता है वो, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। इसमें क्या एक वृत्त है और इसमें टी से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, टी पी और ये टी क्यू, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई इसमें, टी पी और टी क्यू। और इसमें जो है आपका ये टी पी और टी क्यू हो गया। और ये देखिए इसमें आगे ये पी से क्यू जो दोनों स्पर्श बिंदु हैं इसको मिलाया गया है, और ये केंद्र इसका ओ है। और ओ से आप ये देखेंगे तो इसलिए त्रिज्या खींची गई है ओ पी त्रिज्या खींची गई है। और ये 2 है और ये 3 कोण यहाँ दिए गए हैं, और ये कोण आपका 1 हो गया। ये आपको दिया है इसमें इतना, ठीक है। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है पी टी क्यू में दिया है, सिद्ध करना नहीं लिख रहा हूँ, केवल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे तो सवाल आप समझ जाएंगे। हमें सिद्ध करना है पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर दुगना कोण ओ पी क्यू। अब इसमें सबसे पहले पर में आपके 10.1, तो सीधा मैं उत्पत्ति कर रहा हूँ। उत्पत्ति दिया है, मैं आप सारी बातें लिख सकते हैं, वो आपको मालूम है सवाल से देख के लिखनी होती है। उत्पत्ति में क्या आएगा, सबसे पहले आपकी पर में 10.1 चूँकि नहीं 10.2 सॉरी, चूँकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, ये आपकी 10.2 है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, बराबर होती है। ये पर में 10.2 है आपकी। तो यहाँ पे पर में लग रही है हमारी, इसलिए यहाँ पे बाह्य बिंदु टी से स्पर्श रेखा टी पी और टी क्यू खींची गई है। तो टी पी बराबर क्या होगा, टी क्यू, इसलिए टी पी बराबर टी क्यू, ये हो गया। और हमने इसको क्या मान लिया, कोण एक बराबर कोण दो। अब इसी त्रिभुज में देखो आप, टी पी बराबर टी क्यू होगा, तो इसमें आप ये देखो कोण एक बराबर कोण दो होगा। क्यों होगा, ये बाह्य किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, आप देखो। तो इनके सामने के कोण, टी पी के सामने का कोण 1, टी क्यू के सामने का कोण 2, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, इसे हम लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के किसमें से, त्रिभुज टी पी क्यू में, त्रिभुज टी पी क्यू में समान भुजाओं के सम्मुख कोण है ये। और इसको हमने क्या मान लिया, थीटा हमने इसको मान लिया, ये माना थीटा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी टी क्यू में तीनों कोणों का योगफल हम 180 अंश रखेंगे। तो त्रिभुज पी टी क्यू में, पी टी क्यू में कोण 1, कोण 2 और कोण टी, इन तीनों का योगफल 180 अंश। यहाँ आप लिख सकते हो त्रिभुज के गुण से, ये आ गया।
अब आप देखो एक भी हमारा थीटा है, दो को भी हमने थीटा माना है, और टी हमारा 180 है, टी और 180, और आप टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस के 2 थीटा। अब इसको ऐसे रहने देते 2 थीटा कर देते हैं इसे, बराबर 180। समीकरण हमारी बन गई है एक। अब हम क्या करेंगे, आपके ये इस पर लंब होगी, चूँकि स्पर्श रेखा के इस पर बिंदु से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा है, इसके इस पर बिंदु पी से खींची गई त्रिज्या पी ओ, स्पर्श रेखा पर क्या होगी लंब होगी, यानी 2 और 3 का योगफल 90 होगा, ये पूरा कोण 90 है। तो 2 + 3 = 90, तो ये आपके पर में 10.1 आएगी। तो चूँकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टीपी लंब पी ओ, टीपी लंब पी ओ, टीपी लंब पी ओ, या हम लिख सकते हैं कोण ओ पी टी बराबर 90। ये पूरा कोण ओ पी टी ये 90, तो ये 90 हो गया, तो ये 2 + 3 = 90, इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90, ये हो गया। और 90 आपका हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए दो हमारा क्या था, दो को हमने थीटा माना था, देखो दो को थीटा माना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा थीटा + 3 बराबर 90। और इसके बाद आप देखिए थीटा का मान यहाँ से आपका आ गया 90 माइनस के कोण 3, और थीटा का ये मान हम यहाँ रखेंगे, ये थीटा का जो मान आया है इसको हमने यहाँ रखना है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, देखो थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, थीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वैल्यू थीटा क्या आपके 90 माइनस कोण 3 ये रखेंगे यहाँ पे इस थीटा की जगह। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 2 और 90 माइनस कोण 3 प्लस के टी बराबर 180। इसके अंदर गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, 2 की 90 में गुणा करके, और ये दो कोण, दो की गुणा होंगे तो 2 कोण 3 प्लस के कोण टी बराबर 180, इससे कैंसिल हो गया, और कोण टी बराबर ये माइनस का था इधर आएगा तो ये प्लस का चिन्ह में आ जाएगा, और कोण 3 हो गया, सॉरी कोण 3। और टी का पूरा नाम, तो टी का पूरा नाम देखो पी टी क्यू, और इधर क्या था आपका, इधर आपका था 3, 3 का नाम है ओ पी क्यू, तो पी टी क्यू दुगना ओ पी क्यू, तो आपका सिद्ध हो गया है। पूरा नाम देंगे इसमें पी टी क्यू दुगना कोण ओ पी क्यू, और ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। एक दो बार उसके प्रैक्टिस करेंगे, सवाल आपका ये हो जाएगा। थोड़ा आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, इसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा इसमें। अब देखिए सवाल नंबर आपका है, ये था 14। 15 साल में देखो क्या है, प्रायिकता के सवाल हैं, बहुत अच्छा सवाल है। इसे अच्छे प्रकार से फेंटे गए 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता याद कीजिए। पत्ता इक्का होगा, इक्का नहीं होगा। तो 15 सवाल है, तो इक्के के पत्ते कितने होते हैं, इक्के के होते हैं 4 पत्ते। तो 15 सवाल है, इक्का होने की प्रायिकता। इसका फर्स्ट पार्ट है इक्का होने की प्रायिकता। 52 ताश के मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ऐसा पूरा लैंग्वेज आपको देखनी है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इक्का कितने होते हैं 4, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, यानी 1/13। और सेकंड है इक्का ना होने की प्रायिकता। तो इक्का ना होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 1/13, इक्का होने की प्रायिकता, यानी 13 कम 13 12/13। तो इक्का होने की प्रायिकता, तो आपको इक्का कितने होते हैं, गड्ढे में इक्के होते हैं 4, पान का, हुकुम का, चिड़ी का, और इसका आपका हो गया हुकुम, पान, चिड़ी, और ये आपका ईंट।
2 लाल और 2 आपके काले। और इसी का अथवा में है, देखो अथवा में क्या है, अथवा में आपको दे रखा है, थोड़ा सवाल है तो आसान पर थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। 2 खिलाड़ी नीलम व कंचन टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि नीलम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। कंचन के जीतने की प्रायिकता क्या है? तो नीलम के जो जीतने की प्रायिकता है वो 62 है। तो कंचन के जीतने की प्रायिकता, तो कंचन अगर जीतेगी इसका मतलब नीलम हारेगी। तो कंचन के जो जीतने की प्रायिकता है वो नीलम के हारने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो नीलम के जो जीतने की है वो कंचन के हारने की होगी। तो कंचन के जीतने की मतलब नीलम के हारने की प्रायिकता। तो लिखते हैं इसमें, तो नीलम के जीतने की प्रायिकता, तो अथवा में देखो इसको, इसमें ध्यान रखना दोनों को जीतने के लिए कहा गया है। तो ये आप समझिए कि 2 अगर प्रतिद्वंदी हैं तो इसमें अगर एक जीत रहा है तो यह अपने आप में ही अंडरस्टूड है ये बात कि दूसरा फिर हारेगा। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि आपको हारने की निकालनी है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, इसमें पूछा जा रहा है नीलम के कंचन के जीतने की प्रायिकता। तो जो कंचन के जीतने के वो नीलम के क्या है, हारने की है। अब देखो, तो इसमें क्या है आपका, नीलम के जीतने की प्रायिकता, नीलम के जीतने की प्रायिकता पीई क्या है आपको दिया 0.62। और वो कह रहा है कंचन के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो कंचन के जीतने की प्रायिकता होगी वो नीलम के हारने की प्रायिकता होगी। तो कंचन के जीतने की प्रायिकता, कंचन के जीतने की प्रायिकता अर्थात नीलम के हारने की प्रायिकता, नीलम के हारने की प्रायिकता यानी 1-के यानी 1-के 0.62। और ये आपका कितना आ जाएगा, 1 के 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया 3, 0.38। ये आपका आएगा नीलम के हारने की प्रायिकता। अब देखिए इसमें 16वां सवाल, 16 में आपको क्या दिया हुआ है। 16 सवाल में आपको जांच कीजिए कि आपके जो ये रेखिक युग्म आपको दे रखे हैं ये संगत हैं, और अगर संगत है तो इन्हें ग्राफ से हल करिए। तो इसको ग्राफ से हल करेंगे तो पहले हम देखते हैं संगत कब होते हैं, जब अद्वितीय हल होता है और जब अनंत हल होते हैं। इन दोनों स्थिति में रेखिक युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो आपको क्या दिए हुए समीकरण ये देख लीजिए आप इसमें। तो इसमें आपके हैं पहले समीकरण दे रखी है, ये आपका है 16 सवाल। अभी 3-3 नंबर के सवाल आपके देखिए। सवाल नंबर 16, x+3y बराबर 6 और दूसरे समीकरण आपको दे रखी है 2x-3y बराबर 12। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब आप इसमें देख सकते हैं a1/a2 यानी 1/2 ये आ गया। ठीक, फिर हम निकालेंगे b1/b2 3/-3 यानी -1। आपका a1/a2 का जो अनुपात है और b1/b2 का जो अनुपात है ये बराबर नहीं आए हैं, यानी ये अद्वितीय हल है। तो चूंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी अद्वितीय हल है, और जब अद्वितीय हल होते हैं तो दिए गए रेखिक समीकरण युग्म में क्या होते हैं, संगत होते हैं। अतः दिए गए रेखिक समीकरण युग्म संगत हैं। संगत हैं तो इसका मतलब ये आपको ग्राफ से इनको हल करना है। अब ग्राफ से हल करने के लिए आपको 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। तो पहले हम इनके पॉइंट निकालेंगे। तो समीकरण 1 से अब आप देखिए ज़रा पॉइंट कैसे निकालते हैं, 9th में भी आपने काम किए हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपको दे रखिए सब x+3y बराबर 6। अब इसमें हम पॉइंट निकालते हैं।
तो देखो मैं यही निकाल रहा हूँ उसके पॉइंट। अगर आप इसका रफ करना चाहते हैं तो रफ में कर सकते हैं, हालांकि ये काम आप 9th में कर चुके हैं। एक्स और वाई, और वाई की जगह हम रखते हैं यहाँ पे 2, तो 2 तिया 6, 6 से 6 कट के आ गया 0। अब वाई की जगह रखा हमने -1, तो माइनस के 3, 6 में 3, 6 3 9, तो आपके पॉइंट 2 आ गए। क्या आ गया? पहला पॉइंट 0 2, दूसरा पॉइंट क्या आ गया? 9 -1। अब समीकरण 2 से देखिए, इसके भी 2 पॉइंट निकालते हैं। समीकरण 2 क्या है? 2x - 3y बराबर 12। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं y के पदों में, तो 12 + 3y, और ये बटे में आ गया 2। अब इसके भी हम पॉइंट निकालते हैं, तो 2 निर्देशांक तो हमें चाहिए कम से कम एक आलेख खींचने के लिए। अब आप देखिए इसमें x और y की जगह रखा हमने -2, तो -2 -6 12 में 6 गए, 6 का 3, और रखा 4 3 12, -4 हो गया 0। तो 2 पॉइंट आपके और आ गए। सी आपका आ गया 3 -2, और डी आपका आ गया 0 -4। अब इसको हम ग्राफ से खींचेंगे, देखो ज़रा। तो इसमें ग्राफ में पहले आप एक्स और वाई एक्स खींच लेंगे। ये देखिए ये खींच रखे हैं इसमें, ये आपका ग्राफ में बनेगा ये। और आपके पॉइंट क्या थे? पॉइंट आपके थे इसमें 0 2 और 9 -1, 0 2। तो 0 2 आपका कहाँ होगा? 0 2 ये आएगा आपका 0 2 यहाँ पे। सबसे पहले आप एक्स अक्ष खींच लेंगे, ये आपका एक्स अक्ष हो गया। ये आप ऐसे वर्टिकल लाइन जो आपकी थी ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपको हो गया वाई अक्ष। फिर 0 2, तो 0 2 आप कहाँ गिरेंगे? आप मूल बिंदु से गिनना शुरू करेंगे यहाँ से। तो ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु होता है, ओ से दिखाते हैं, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। और 0 2, तो 0 और 2, तो 1 और 2, ये हो गया। भुज आपका 0 है, 0 2 यानी जो 0 2 बिंदु होगा आपका वाई अक्ष पे होगा। और ये आपको हो गया 0 2, और इसको हमने नाम दिया ए। अब दूसरा बिंदु आपका क्या है? 9 -1, तो 9। अब 9 यहाँ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और -1 नीचे को चलेंगे। अगर +1 होता तो ऊपर को आते हम, -1 के नीचे को आगे। इसका नाम दिया हमने बी, और ये आपका हो गया 9 -1, ये हो गया 9 -1। अभी ए बी को मिलाएंगे, ठीक। अभी हम क्या खींचते हैं? अगला बिंदु खींचते हैं। सी आपका है 3 2, 1 2 3 भुज प्लस का 2 -2 है, सॉरी 3 -2 नीचे होगा ये 3 -2 बिंदु सी हो गया आपका सी। 3 -2। डी आपका क्या था? 0 -4, 0 -4 नीचे आएगा 1 2 3 4, ये आया, ये बिंदु डी हो गया। और ये आपका हो जाएगा 0 -4। ये आपके ग्राफ में लिख लीजिए, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये। अब ए से बी को मिला देंगे, ध्यान रखना ए से बी को मिलाना है, सी को मत मिला देना। तो ए से बी को मिलाएंगे, ये हमने ए से बी को मिला। बारीक पेंसिल रखनी है बिल्कुल, ज़रा से भी 1 मिलीमीटर भी आपका गलत हो गया तो समझो आपका आंसर नहीं आएगा। फिर ए से बी को मिलाइए, ये ए से बी को मिला दिया। और फिर मैं क्या करा? सी से डी को मिलाया, सी से डी को ये मिला दिया, सी से डी को ये मिला दिया। और दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट रही, बिंदु 6 यहाँ पे 6 0 पे, यहाँ पे नाम पी दिया, इसके निर्देशांक 6 0 है। और यानी समीकरण का हल क्या है? 6 0। तो ये ग्राफ आप इस तरह से बनाएंगे, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी लिखेंगे। इस समीकरण को लिख देंगे। समीकरण क्या थे आप? x + 3y, ये थी x + 3y बराबर 6। और दूसरी वाली क्या थी? ये थी आपकी ये थे 2x + 6y बराबर 12। तो 2x + 6y बराबर 12, ये लिख दिया हमने। कंप्लीट आपका ग्राफ इस तरह से बन गया। तो सारी चीज़ में आपको लिखनी है, ये आपको जहाँ ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को
प्रतिच्छेदित करेंगे वही आपका समीकरण का हल होगा, उसके निर्देशांक। ये आपका आंसर आ गया 6 0। यहाँ पे लिख देंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P यानी 6 0 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः x बराबर 6 y बराबर 0। ये आपका सवाल नंबर 16। अब देखिए सवाल नंबर 17 क्या है। 17 में आपको पूछा जा रहा है स्थिर रूट एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। ये सवाल बहुत आते हैं और हर बार आते हैं इस टाइप के सवाल। तो ये आपका इसका 16वां का है, सॉरी 17वां सवाल है ये। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में करा लूँ कि पहले वाली वीडियो में सवाल कई बार हो चुके हैं। 2012-13 हर साल ये सवाल आपका आता है। बहुत रेयर चांस होंगे जब ये सवाल ना आए। तो सबसे पहले हम क्या आते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये मानते हैं परिमेय संख्या, तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः 3√2 बराबर P/Q, और यहाँ लिख देंगे जहाँ P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई सारगुणनखंड नहीं है। ये हो गया। ये आपके दूसरे टाइप के सवाल है। मैंने आपको बताया था इसमें 2 टाइप के सवाल हैं। आप बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के 10th की जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें आप 1 पॉइंट, जो आपका पहला चैप्टर उसमें 1.3 आप एक्सरसाइज देखेंगे तो आपके पूरे सवाल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम, √2। ये इधर आपको केवल रूट वाला पद रखना है, बाकी सबका पक्षांतर कर देना है, यानी 3 आपका इधर आएगा, ये भाग में आ जाएगा P के Q के गुणा में P/3 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, चूँकि P/3Q एक परिमेय संख्या है तथा यह सर्वमान्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है, हमेशा कहा कि हर सवाल में वो लैंग्वेज आएगी, यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि क्या 3√2 परिमेय संख्या है। ये हमने जो कल्पना की थी 3√2 परिमेय संख्या, ये गलत सिद्ध होगी। अतः सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, इसका आपका है अथवा में, और ये भी आपका कई बार हो चुका है। इसमें क्या दे रखा है आपको, 196 और हमें निकालना है 38,220 का HCF। तो छोटी संख्या में क्या करते हैं, बड़ी संख्या का भाग देते हैं।
और भाग जब देते हैं तो फिर यूक्लिड के परिमेय हम लगाते हैं। तो ये भाग आपको ध्यान होगा, पहले एक बार जाएगा 196 का में 196 घटा के आपका जाएगा, ये आ जाएगा 1800। फिर आपका 9 बार जाएगा, 9 6 54, 9 9 81, और ये हो गया आपका 81 86, और 9 कम 9 8 17, 17 64, ये आपका आ गया 980, और आपका जाएगा 5 बार में 980, और ये आपका क्या निकल गया, एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे, चूँकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपका ये होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल, और जो बचा नीचे शेष। तो ये आपको हो गया 38 220 196 195, और ये जीरो, और शेषफल जीरो जब होता है उसमें जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। पता है एचसीएफ बराबर 196। अब देखिए आपका सवाल नंबर 18। 18 सवाल क्या है ये देखिए। 18वें सवाल में आपको साइन ए माइनस बी 1/2 दिया है, कॉस ए माइनस ए प्लस बी 1/2 दिया है, ए प्लस बी जो है 90 और जीरो सहित, ये जीरो से बड़ा है, 90 और 90 से छोटा हो सकता है। तो ए ग्रेटर देन बी है, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा, तो ये आपका है 18वां। तो साइन ए माइनस बी आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2। तो साइन में 1/2 किस कोण का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अब 1/2 ना लिख करके हम लिखेंगे साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हो गए, ए माइनस बी बराबर 30 हो गया, और यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो 30 प्लस बी हो गया। ये आपका साइन ए माइनस बी के को हल करके हमारा ये आ गया समीकरण 1। फिर आपको दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी, तो तथा कॉस ए प्लस बी, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये भी 1/2 दिया हुआ है। अब आपको ये देना है कि कॉस में 1/2 किस कोण का मान होता है। तो कॉस में कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 ना लिख करके कॉस 60 लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी टेन कॉस साइन कुछ भी दिया रहेगा तो यहाँ जो मान होगा वो इसी किसी कोण का होगा। अगर साइन है तो ये साइन का ही मान होगा, अगर यहाँ टेन लिखा हो तो यहाँ टेन का ही मान होगा। किसी भी कोण का हो सकता है, 30 45 60 90 किसी का भी हो सकता है। और अब आप देखिए यहाँ कॉस से कॉस कट गया, ए प्लस बी बराबर 60, ए का मान हमने यहाँ से रखा 30 प्लस बी, तो ए की जगह 30 प्लस बी आप चाहें तो इसे विलोपन से भी हल कर सकते हैं हम। बी और बी आपका जुड़ के 2 भी हो जाएगा, 60 30 इधर आके घट जाएगा 30, और बी बराबर 2 का भाग देंगे 30 में तो आ जाएगा 15। और समीकरण 1 से यानी बी की जगह हम 15 रखेंगे, ए का मान आ गया 45। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा आपका, ए बराबर 30 प्लस बी का मान 15, और ये आपका 45 डिग्री। तो लास्ट में आंसर आप इस तरह से शो कीजिए, ए बराबर 45 बी बराबर 15, और ये आपका आंसर ये हो गया। 19वां देखिए। 19वें में क्या है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याओं का अनुक्रम, यानी 2 से शुरू होगी 12 होगी सबसे पहले, 12 से छोटी होगी संख्या नहीं 3 से कटती, फिर 12 15 18, और ये आपको हो जाएगा लास्ट में 3 से कटने वाली 99। तो सूत्र हम लगाएंगे सीधा, एल वाला, एल बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। एल अंतिम पद, ए प्रथम पद, एन हमें निकालना है, और डी आपका 15 में से 12 यानी 3। ठीक है, और आप क्या करेंगे, 12 इधर घट जाएगा तो क्या बचा आपका ये
9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया 3n-1। 3 का इसमें भाग चला जाएगा, 3 दूना के 6, 3 निम 27, ये हो गया n-1 और एक की तरह के जुड़ जाएगा 29 में क्या 30। 30 संख्याएँ, अतः 2 से विभाज्य, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 30 संख्याएं है। और 20वां सवाल देखिए, इसमें 20वें सवाल में क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाने वाले मेथड से आपको इसे हल करना है। कभी कभी सवाल 6 नंबर में भी आ जाता है, पूर्ण वर्ग बनाने वाला मेथड। देखो ज़रा, आपको समीकरण दे रखी है 5x² माइनस के 6x माइनस के 20 बराबर 0। ये पूर्ण वर्ग का जो मेथड है, आपको 12th में भी इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसको आप ढंग से समझ लें। अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो फिर मैं ये कहूँगा आपकी प्लेलिस्ट में जा कर के, और जो आपका चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर में एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल ढंग से समझिए, तो आपको ये पूर्ण वर्ग वाला जो मेथड है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें इसके स्टेप है 3। पहला स्टेप क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। आप ये देखिए 20, सबसे पहला स्टेप है कि अचर पद को आप दाहिनी ओर ले जाइए, ले गए। दूसरा स्टेप क्या है, x² के गुणांक से भाग दीजिए, ये भाग दे दिया, सॉरी 20 नहीं, गलती से ये 2 है, ये 2 है, ये 2/5 हो जाएगा। एक्स 5 से 5 कटे, 100/5 माइनस 6x/5, ये 2/5। फिर सुन लीजिए, पहला स्टेप क्या था, अचर पद को आप दाहिनी ओर ले जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या था इसमें, दूसरा स्टेप है x² का जो गुणांक है प्रत्येक पद में भाग दे दिया। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, ये सबसे कठिन आप कह सकते हैं, x का जो गुणांक है यानी 6/5, x का गुणांक का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो 6/5 का आधा 6/10, और 6/10 का वर्ग 36/100। इधर आप अलग से देख लीजिए 36/100, और 36/100 में आप इसको काटिए, क्या आएगा ये कट जाएगा आपका 4 से, 4 निम 36 आ जाएगा 25 चौक 100, 9/25। दोनों पक्षों में 9/25 हमने जोड़ दिया। फिर सुन लीजिए लास्ट का स्टेप, x के गुणांक के आधे का वर्ग करेंगे। x का गुणांक 6/5, इसका आधा 6/10, 6/10 का वर्ग 36/100, काट के आएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में 9/25, दोनों पक्षों में जोड़ देना है। यहाँ पे एक आपको टेक्निक बताई जाएगी, आप उसको ध्यान में रखें। इसमें क्या है आपका ये, सॉरी यहाँ 5 से 5 कटेगा, ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पे x² खाली रहेगा अकेला, इसके साथ कोई पद नहीं आएगा। तो मैं दोबारा से लिख के देता हूँ, पे अगले पेज में लिखता हूँ, x² माइनस के 6/5x, x² माइनस के 6/5x प्लस के, क्या जोड़ा था हमने जोड़ा था 9/25, 2/5 था ना अगर, हाँ 2/5 प्लस 9/25, दोनों पक्षों में जोड़ा। टेक्निक यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे x को आप ऐसे लिख लेंगे, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस लिखेंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस लिखेंगे। ये 20 का पद आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसे हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब यहाँ 9/25 किसका वर्ग है, 3/5 का, तो 3/5 लिखेंगे और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 25, और ये आ गया 5 पंजे 25, 5 दूना के 10 प्लस 9, और आपका आ जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 19/25। यहाँ से स्क्वायर हटेगा और आपका हो जाएगा ये यहाँ प्लस माइनस के चिन्ह के सहित ये रूट में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से इसका क्या होगा, ये इसका रूट तो नहीं निकलेगा,
यानी नहीं निकला मतलब कंप्लीट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, 25 का कंप्लीट 5 हो जाएगा। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर यह आएगा रूट में 19/5। ये इधर आएगा कौन 3/5, तो प्लस को हो जाएगा 3/5। एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, x माइनस 3/5 बराबर माइनस के रूट में 19/5, माइनस के रूट में 19/5 प्लस के 3/5। तो ये आपके दो आ गए 19। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 19/5, और इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 19/5। इन दोनों का आप एक साथ दिखा सकते हैं कैसे, अतः मूल क्या हो गया 3, ये दोनों ही 3 वाला, फिर प्लस और ये माइनस, रूट में 19 ये आ गया, बटे दोनों में 5, ये आपका आंसर। तो आज की वीडियो में आपको मैं 20 तक ये करा रहा हूँ सवाल, और आगे के जो सवाल हैं 2013 के सेट 2 में, इसके लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखना। तब तक आप इनका अभ्यास करें, और ख़ास करके उन सवालों को ज़्यादा तैयार करें जो आपके आगे 11th में भी आएंगे, जैसे कि त्रिकोणमिति के सवाल है, इन पर ज़्यादा ध्यान दें आप।